हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन में 2023 में जो पॉलिटिक्स सेक्शन में क्वेश्चंस आया था, इससे पिछले वीडियो में मैंने उसको डिस्कशन किया था। इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। ये भी चैप्टर वाइज है क्योंकि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन से सब चीज़ें क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो हर एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये सिविल सर्विस का, स्टेट सिविल सर्विस का मेन में आया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल बेस पर क्वेश्चंस फॉर्मेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा कमिटी ने सजेस्ट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाए? तो ये होता है फर्स्ट ऑप्शन सोरेन सिंह कमेटी 1976, नरसिंह कमेटी, राघवन कमेटी, मल्होत्रा कमेटी। तो ये 1976 में, जो 1975 टू 77 में ये इमरजेंसी पीरियड था, उस टाइम पीएम था श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उसके टाइम ये कमेटी को फॉर्मेशंस किया गया था इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 42 अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था जो 1976 में हुआ था। ठीक। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल्स इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़? कौन सा आर्टिकल्स में जो माइनॉरिटी को उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके कल्चर, उसके लैंग्वेज को? तो आर्टिकल 29 में ये प्रोटेक्ट करता है, जो फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल्स है। ठीक। ये सब बाकी सब चीज़ें तो डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का है। जैसे आर्टिकल 49, ये जितना भी ओल्ड मोनूमेंट वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब है। तो ये 29 में आता है। ठीक है। Which articles of the Indian Constitution guarantees protections in respect of convictions for offences? जो भी कन्विक्टेड पर्सन्स है किसी भी ऑफेंस का, तो उसको प्रोटेक्शंस करने के लिए ये आर्टिकल्स बनाया गया है। ये आर्टिकल 20 का है। किस टाइप के प्रोटेक्शंस? जैसे किसी भी कन्विक्टेड पर्सन्स को किसी एक ऑफेंस के लिए डबल उसको पेनल्टी नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 20 में दिया हुआ है। और किसी भी एक कन्विक्टेड पर्सन्स को उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि उसके खुद के अगेंस्ट में कुछ एविडेंस वो बोले, तो ये सब चीज़ें उसको नहीं कर सकता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीट मीन टू बी इन्फॉर्म्ड? जितना हमारे यहाँ पर पॉलिटी में 5 रीट्स है। ठीक है। जैसे क्वा वारंटी, प्रोहिबिशन, मैंडामस, सर्टियोरारी एंड हेवियस कॉर्पस। ये जो 5 रीट्स है, इसको एक्चुअली कोर्ट में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीट, कौन सा रीट का जो क्वा वारंट टू प्रोहिबिशन, मैंडामस एंड सर्टियोरारी दिया हुआ है, इसमें से कौन सा टू बी इन्फॉर्म्ड करते हैं? तो इसका ऑप्शन से राइट आंसर है सर्टियोरारी। देखिए, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? तो यू मे हैव द बॉडी, मतलब अगर किसी पर्सन्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो उसको विदिन 24 आवर्स उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। यू मे हैव द बॉडी, बॉडी को लेकर आना होगा। ठीक है। तो ये किसी भी जो इलीगल डिटेंशन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेबियस कॉर्पस है, रीट है। मैंडामस क्या है? मैंडामस मतलब होता है उई कमांड। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने या फिर ऑफिशियल्स ने तो उसको उसकी ड्यूटी करने के लिए इनकार करता है, तो उसको ऑब्लाइज करेगा कोर्ट कि दिस इज़ योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। तो दिस इज़ कॉल्ड मैंडामस। तो मैंडामस रीट जारी करते हैं उस टाइम। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? रोक लगाना।
किसी चीज़ को रोक लगाना। तो अगर लोअर कोर्ट में उसके जरिस्डिक्शन से बाहर बियॉन्ड जाए, किसी एक वर्डिक्ट सुनाए किसी को, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने रिट जारी कर सकते हैं। सर्टियोरारी टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना लेने के लिए, ये फैसला रद्द करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर किसी लोअर कोर्ट ने गलत डिसीजन दे दिया, गलत वर्डिक्ट दे दिया, तो उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं, ठीक है। क्वा वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से, जब किसी ने गलत तरीके से पब्लिक ऑफिस लिया हो तो इसको क्वा वारंटो बोलते हो। जब किसी ने गलत तरीके से पब्लिक ऑफिस लिया हो, जैसे अगर किसी ने किसी गलत तरीके से डीएम बन गया है तो उस पर ये क्वा वारंटो जारी कर सकता है कोर्ट, या किसी भी पर्सन ये क्वा वारंटो जारी कर सकता है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? टोटल 11 ड्यूटीज़ है। ये जो पहले 10 था, उसके बाद जो 11 ड्यूटीज़ है उसको ये होता है एजुकेशन राइट चिल्ड्रन, जो 6 to 14 ईयर के अंदर उसको बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए पेरेंट के द्वारा या गार्जियन के द्वारा। तो ये 2002 में ऐड किया गया है। तो ये पार्ट 4A में आता है, ये भी पार्ट 4A इंक्लूड किया गया है। तो आर्टिकल 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द, देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट था, तो उसको कौन सा अमेंडमेंट एक्ट ने उसको रद्द किया है? ये 1978 में हुआ था, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था। इस एक्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को फंडामेंटल राइट से इसको निकाला गया है, ठीक है। ये अभी लीगल राइट में आता है, तो इसको प्रॉपर्टी लिस्ट से फंडामेंटल राइट से इसको निकाला गया है, ठीक है। तो अभी कहाँ पर है? ये आर्टिकल 301 में है, 301 में है, जो पार्ट 12 का हिस्सा है। द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, देखिए ये प्रोहिबिशंस द एम्प्लॉयमेंट, जो प्रोहिबिशंस चाइल्ड को प्रोहिबिट करता है किसी भी इलीगल एक्टिविटी या फिर जो हार्ड वर्किंग जो लेबर है उसमें, उससे चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जो 23 एंड 24 आर्टिकल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स, मतलब वो स्टूडेंट लाइफ है, तो उसको उस टाइम किसी भी काम में लगाया नहीं जा सकता, तो उसको प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट से। प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट लेबर अंडर 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के अंदर जो हजार्डियस ऑक्यूपेशंस है, जैसे माइनिंग हो गया, तो ये सब अगर हजार्डियस रिस्क इन्वॉल्व है तो उससे इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ चाइल्ड लेबर इन डोमेस्टिक वर्क, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हु एडवोकेटेड पंचायत राज सिस्टम फॉर इंडिया, जो पंचायत राज सिस्टम है इंडिया में, तो वो इसमें से कौन सा व्यक्ति ने इसको एडवोकेट किया था? तो ये MK गांधी, महात्मा गांधी पहले से ही जो पंचायत राज के फेवर में है। वो जवाहरलाल नेहरू तो पंचायत राज स्टार्ट किया था राजस्थान में, तो वो फर्स्ट नहीं है, वो एडवोकेट पंचायत राज का फर्स्ट नहीं किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा जो यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उससे रिलेटेड सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो हर स्टेट को इंक्लूड किया था इंडिया में। VK राव, RV राव, वो तो इकोनॉमिस्ट है। हु ए बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया अनलेस एंड अनटिल, जो बिल होता है वो एक्ट नहीं होगा। देखिए एक्ट और बिल में डिफरेंस है। बिल मतलब जो एक्ट होगा उसका ड्राफ्टिंग, उसको बिल बोलते हैं। तो कब तक नहीं होगा? इट इज़ पास्ड बाय द लोकसभा। देखिए अगर लोकसभा में पास हो जाएगा तो बिल एक्ट नहीं बन जाएगा, ठीक है, उसको लोकसभा में पास करना होगा। इट इज़ पास्ड बाय राज्यसभा, राज्यसभा में इस सभा है, तो राज्यसभा में भी पास होने से नहीं होगा।
इट इज़ पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी नहीं होगा। अगर लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा तो ये बिल एक्ट नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट ना हो उस बिल पर, उसका समर्थ चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, किसी भी एक राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी भी सभा में एक बिल इंट्रोडक्शंस होता है, उसके बाद डिबेट एंड डिस्कशंस होता है उस हाउस में, उस पर्टिकुलर हाउस में उस बिल को डिबेट एंड डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद दूसरा हाउस में उसको सेंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा पास इट देन इट इज़ सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर एसेंट, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट ने एसेंट कर दिया तो इट बिकम्स ए लॉ, तब लॉ बन जाता है, तब एक्ट बन जाता है। तो ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट इट वुड बिकम्स लॉ। Which High Court was established on 1st January 2019? 2019 में कौन सा हाई कोर्ट बना था? तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट बना था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट बना था। त्रिपुरा एंड मणिपुर ये सब चीज़ें एक साथ में बना था। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट तो पहले से ही था, लेकिन 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर में इसको रीस्टेबलाइज्ड किया गया था, ठीक है। तो हैदराबाद को जब डिवाइड हुआ था उसके बाद तेलंगाना में हाई कोर्ट हुआ है फिर से। Which constitutional amendment shifted subject like education from state list to concurrent list? देखिए कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो एडुकेशन है उसको स्टेट, एडुकेशन पहले स्टेट का यह था पार्ट था, मतलब एडुकेशन के लिए स्टेट बिल वगैरह वो बना सकता था, ठीक है। लेकिन ये स्टेट का लिस्ट था पहले, बाद में ये कंकरेंट लिस्ट हो गया। मतलब एडुकेशन रिलेटेड कोई भी बिल या कोई भी एक्ट पास कर सकता है स्टेट भी और सेंट्रल भी, इसको हम कंकरेंट बोलते हैं। कंकरेंट मतलब किसी एक सब्जेक्ट पर अगर स्टेट और सेंट्रल दोनों बिल बना सकता है तो ये इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। अगर दोनों में से कन्फ्लिक्टेड होता है तो जो सेंट्रल का बिल है वही ये होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 42 अमेंडमेंट ये 1944 में हुआ था, 1976 में हुआ था 42 अमेंडमेंट, तो जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं, ठीक है। Who administered the oath of office to the President of India before he enters upon the office? जो प्रेसिडेंट है उसको कौन शपथ दिलाता है? तो वो है चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस ना रहे तो किसी भी एक जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जस्टिस है, फॉर्मर, तो उस फॉर्मर नहीं है, उसी एक्टिंग, तो उसमें किसी भी एक जजेस को जो सीनियर है, मोस्ट सीनियर है, उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है जब चीफ जस्टिस नहीं रहता है। यूनियन टेरिटरी इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय, देखिए यूनियन टेरिटरी मतलब दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जो ये सब चीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम कॉल्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसके द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेड होता है। हाउ मैनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट कितने बार के लिए इलेक्ट हो सकता है उसकी पोस्ट पर, ये एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए जब पार्लियामेंट का सेशन जब नहीं रहता है तो उस टाइम अगर किसी भी एक बिल को ज़रूरत होता है या फिर कोई भी एक बिल को क्रिएट करना होता है तो उसको प्रेसिडेंट करते हैं एज ए ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस मतलब होता है बिल। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है, ठीक है, तो उस टाइम वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो उसका वैलिडिटी 6 मंथ एंड 6 वीक रहता है। मतलब जब ऑर्डिनेंस, मान लीजिए 1 जुलाई को ऑर्डिनेंस जारी किया तो इससे 6 मंथ तक, जुलाई
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब दिसंबर तक ये वैलिडिटी रहता है। ठीक है, मतलब ये जुलाई दिसंबर कंप्लीट होने तक, मतलब 1 जनवरी तक। तो इसके ये इतना वैलिडिटी होता है उस ऑर्डिनेंस का। इसके बाद इस 1 जनवरी से और 6 वीक टाइम रहता है, 6 वीक टाइम रहता है, मतलब 42 डेज़। उन 42 डेज़ के अंदर उस बिल का, उस ऑर्डिनेंस का उसको पार्लियामेंट में उसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर 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 उसको उसको तो उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये 123 में दिया हुआ है, 123 में ये दिया हुआ है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड। जो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट होता है मतलब उसको निकलने का प्रोसेस, तो ये 61 में है। ये प्रोसेस, इम्पीचमेंट का प्रोसेस 61 में दिया हुआ है आर्टिकल। तो ये लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, मतलब इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसको इम्पीचमेंट करने का प्रोसेस बहुत टफ है, इजीली नहीं हो सकता। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, अगर किसी भी हाउस में, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, किसी भी हाउस में अगर ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्टेड हुआ, तो वहाँ का जो 1/4 ऑफ द मेंबर है, उस हाउस का जो प्रेजेंट 1/4 मेंबर है, उसको साइन चाहिए, उसका साइन चाहिए उस नोटिस में। तो उससे पहले 14 डेज़ का नोटिस देना होगा। ये 14 डेज़ नोटिस इज़ गिवन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस देना होगा। द मोशन मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उसके बाद क्या होना चाहिए, जहाँ पर ये रेज हुआ है, जिस लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो वहाँ का जो 2/3 मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी जो है, उसको वोटिंग करना होगा। मतलब 2/3 मेजोरिटी उसमें वोटिंग करेगा। ठीक है, देन इट गोज़ टू द अदर हाउस। उसके बाद ये अदर हाउस में जाएगा, मतलब अगर लोकसभा में रेज हुआ था तो राज्यसभा में जाएगा। तो वो भी सेम प्रोसेस में 2/3 मेजोरिटी में उसको वोटिंग करेगा। अगर पास हो गया, देन प्रेसिडेंट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, ये इजीली नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द चीफ मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। नहीं, प्लानिंग कमीशन नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये है नेशनल। देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर एक मेंबर होता है, हर स्टेट, मैक्सिमम स्टेट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दे आर एक्स ऑफिशियो नहीं होता है। एक्स ऑफिशियो मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ वन पोजीशंस। अगर एक मेंबर ने किसी भी एक पोजीशन का, तो ऑटोमेटिकली अगर आप, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल अगर अपने राज्यसभा का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट में उस पोस्ट में आएगा, तो एक्स ऑफिशियो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। तो ये कंसेप्ट होता है एक्स ऑफिशियो। तो इंटर स्टेट काउंसिल ये भी नहीं है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज द राइट आंसर। Who among the following has the constitutional authority to make rules and regulation fixing the number of members of the UPSC? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मतलब प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो वो कौन सा अथॉरिटी है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है कि यूपीएससी मेंबर का फिक्स्ड कितना होगा, कितना मेंबर होगा, तो वो होता है प्रेसिडेंट। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये 315 एंड 323 में इसको मिलेगा। तो ये 300
18 में ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट जो अथॉरिटी है वो यूपीएससी का नंबर ऑफ मेंबर सेलेक्ट कर सकता है, उसके लिए रूल्स बना सकता है तो डिसाइड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस। ठीक है। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, देखिए आर्टिकल 78 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट पावर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी है कि जितना भी गवर्निंग डिसीजंस हो रहा है या फिर पॉलिसीज वगैरह में, तो ये सब प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये आर्टिकल 78 में दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया? विथ इंडिया, तो कौन सा डॉक्यूमेंट इंडिया रिलेटेड है? तो ये है वाइट पेपर। ये वाइट पेपर जितना भी गवर्नमेंट, मान लीजिए एक 2014 का जितना भी पॉलिसी था उस पर एक ड्राफ्ट बनाया। ठीक है, तो वो उसको गवर्नमेंट जब उसको बनाता है तो उसको वाइट पेपर बोलते हैं। तो ग्रीन पेपर, येलो पेपर ये सब नहीं है। ब्लू पेपर तो ब्रिटिश वगैरह में यूज़ होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, देखिए तो वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का है। द फर्स्ट वोमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो फर्स्ट वोमेन गवर्नर कौन था? ये है मिस्टर सरोजिनी नायडू, जो यूपी में हुआ था, यूपी में। और इंदिरा गांधी तो पीएम था, फर्स्ट वोमेन पीएम था इंदिरा गांधी। तो मिसेस सुचिता कृपलानी ये यूपी का चीफ मिनिस्टर था। ठीक है, ये सीएम था। और विजयलक्ष्मी पंडित ये जो फॉरेन डिप्लोमेट था आई थिंक। तो छोड़िए। यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर ऑफ द टेरिटरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी आई थिंक मैंने इसको कवर किया है ऑलरेडी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट? देखिए एस्टीमेट कमेटी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पार्लियामेंट में 112 में दिया हुआ है आई थिंक, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है, बजट, जिसको हम बजट, तो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी, कोई पर भी नहीं है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। तो ये आर्टिकल 112 में है। तो ये आर्टिकल्स जो एस्टीमेट कमेटी का रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट है, तो ये आर्टिकल 113 में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक बिल को फाइनेंस जो बजट है उसको पेश किया जाता है तो उसके ऊपर जनरल डिस्कशन किया जाता है। जनरल डिस्कशन के बाद वो जो डिमांड फॉर ग्रांट, मतलब जितना भी मिनिस्टर है उसके लिए कुछ पैसा को अलॉटमेंट किया जाता है कि इस सेक्टर में, मान लीजिए जो रोड एंड जो मिनिस्टर है, जो रेलवे मिनिस्टर है, तो उसके एक फंड को उसको एलोकेट किया जाता है। तो ऐसे ही जितना भी मिनिस्टर है तो उसको एक फंड उसको दिया जाता है। तो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, उसके बाद उसको ऊपर वोटिंग होता है। ठीक है। एप्रोप्रिएशंस बिल, गवर्नमेंट को जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सरकार को पैसा खर्चा करने का अधिकार मिलता है इसमें। तो एप्रोप्रिएशंस बिल, फाइनेंस, इसमें भी वोटिंग होता है और फाइनेंस बिल लास्ट में आता है तो उसमें भी वोटिंग होता है। तो ये था क्वेश्चंस। आई थिंक आपको अगर ये वीडियो इफ़ेक्टिव लग रहा है कि हाँ हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और एग्ज़ाम के लिए वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे जनाइएगा, वो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि इस टाइप का
वीडियो बनाइएगा, तो डेफिनेटली हम बनाएंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम पॉलिटी को ख़त्म करेंगे आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट 2023 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।